राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम उनकी नजर उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे शब्द सितारे के शहर में जिसने भारत में देशभक्ति के गीतों की गंगा बहाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाकवि प्रदीप की। बड़नगर के लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि उनके शहर में प्रदीप का जन्म हुआ था। वो कहते हैं कि प्रदीप के नाम से उन्हें पहचान की जो दौलत मिलती है उसका कर्ज कभी नहीं उतर सकता। उन दिनों बड़नगर रेलवे लाइन के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। आज के मध्य प्रदेश में मालवा का इलाका। गांव के पुरोहित और संपन्न किसान नारायण जी भट्ट के इस घर में 6 फरवरी 1915 को रामचंद्र द्विवेदी का जन्म हुआ। घर के लोग प्यार से उसे रामू कहते। बचपन में ही धार्मिक और देशभक्ति के संस्कार मिले। मां का कंठ सुरीला, भजन गाती और रामचंद्र गौर से सुनते। मां का सुर बेटे में आया, लेकिन स्वभाव पिता का पाया, स्वाभिमानी और जिद्दी। एक बार जो ठान ले तो बदलने का साहस किसी में नहीं। गांव के स्कूल में शिक्षक ने एक बार मुर्गा बनने की सजा दी। रामचंद्र ने मना कर दिया और बस्ता उठाकर घर चले आए। फिर कभी उस स्कूल में नहीं गए। पिता ने समझाया। अगले दिन शिक्षक ने घर आकर माफी भी मांगी, लेकिन रामचंद्र का फैसला नहीं बदला। प्रदीप की बड़ी बहन थी अन्नपूर्णा, उनसे 10 साल बड़ी थी। प्रदीप से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना उन्हें याद थी। खूब भगवान जीवो खूब 105 वर्ष की उम्र है। 125। अरे मैं तो 50,000 बरस से की हूँ। भूपत काशी की बात है। तो वहाँ मैं खड़ी रही थी, वो ये गुनगुना गाता था। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, बादल धीरे आ रहे, बादल धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। तो मेरे आंख से आंसू गिरने लगा। मैं कि देखो आज पहाड़ में भी प्रदीप का ये आवाज़ गूंज रहा है। तो दूसरे आदमी बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे। माता जी आप रोने क्यों लगी? मैं कि प्रदीप जी मेरे भाई है, ये जो गाना है मेरे भाई का लिखा हुआ है। प्रदीप आपके भाई है? बोले कि हाँ मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तो सब ने मुझे घेर लिया। पढ़ाई ठप हो गई। पिता ने रतलाम भेज दिया मामा के घर, शायद वहां पढ़ाई हो जाए। एक दिन मामी ने गुस्से में कुछ बोल दिया। फिर क्या था, आओ देखा ना ताओ। मामा का घर भी छोड़ दिया। और जानते हैं क्या किया? रेल पटरियों पर चलते चलते बड़नगर आ गए। 2-4 नहीं, पूरे 30-35 किलोमीटर। रामचंद्र किशोर हो रहे थे। तब हिंदुस्तान पर अंग्रेज हुकूमत के जुल्म जोरों पर थे। जलियांवाला बाग की खौफनाक घटना से बच्चा बच्चा बौखलाया हुआ था। एक तरफ गांधी के नमक सत्याग्रह ने गोरी सरकार को हिला दिया था, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान से पूरे देश में बदले की आग जल रही थी। रामचंद्र के भीतर उमड़ घुमड़ कर एक प्रदीप आकार ले रहा था। उसने एक बार फिर
अस्त व्यस्त अध्ययन को संवारने की कोशिश की। कुछ दिन इंदौर में पढ़ाई के बाद तय किया कि इलाहाबाद जाकर पढ़ेंगे। बड़े भाई और अपने जमाने के मशहूर लेखक कृष्ण वल्लभ द्विवेदी के साथ इलाहाबाद जा पहुंचे। यह शहर उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। या 31 का ही समय था। चंद्रशेखर आज़ाद को मतलब अल्फ्रेड पार्क के अंदर गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी। तब प्रदीप जी वहाँ थे। वो सारे के सारे उन्होंने देखे हैं, उनके खुद गवाह रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय हलचल होती थी। उसका एक प्रभाव उनके ऊपर पड़ता गया। इंटरमीडिएट इलाहाबाद से करने के बाद स्नातक के लिए रामचंद्र लखनऊ चले गए। इलाहाबाद के दिनों को बड़े भाई कुछ इस तरह याद करते हैं। रामू यूं तो मुझसे 5 साल छोटे थे, लेकिन हमारा नाता जुड़वा भाइयों जैसा ही था। आज मैं जब अपने रामू के बारे में लिख रहा हूं तो सोचता हूं, काश आज वो इस संसार में होते तो ये कहकर खुद अपनी आंखें गीली कर लेते और मेरी भी रुलाई फूटती, दादा ये आपने क्या कर डाला। कुरेद कुरेद कर वो दिन याद दिलाए जब मैं रामू था, सिर्फ आपका रामू, इस फिल्मी दुनिया के मीना बाजार का कवि प्रदीप नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ही प्रदीप की कविताओं ने देश भर में धूम मचा दी थी। उनकी कविता पानीपत ने कुछ ऐसा जादू किया था कि हर कवि सम्मेलन में उनसे फरमाइश की जाती थी, तेरी अमराई में अब वो गत गौरव का गान नहीं, अब तेरे अरुण अजिर में शिखरोदत मादक तान नहीं, अब हो अलिकुल आकुल गुनगुन करते तब हरित दुकूलों में, कोकिल की कल काकिली में अब योद्धाओं का आह्वान नहीं। बुलंद और सुरीली आवाज के रामचंद्र के दीवाने महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी थे। एक बार निराला ने उनके बारे में लिखा, ये केवल 21-22 साल के नवयुवक हैं, लेकिन आज जितने कवियों का प्रकाश हिंदी में फैला हुआ है, उनमें रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप का प्रकाश अत्यंत उज्जवल है। प्रदीप की आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी उनके हृदय की अवस्था है। प्रदीप का स्वर भगवान का दिया हुआ है। उन्होंने स्वर की शिक्षा नहीं पाई, पर इतना अच्छा स्वर मैंने हिंदी में दूसरा नहीं सुना। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। घर के लोग चाहते थे कि रामचंद्र शिक्षक बने। उस दौर में शिक्षक को इतना सम्मान मिलता था कि हर घर अपने बच्चों को टीचर ही बनते देखना चाहता था। आज शायद ही कोई इस बात पर यकीन करेगा। बुजुर्ग लोग तो मुझे ढकेल रहे थे शिक्षा विभाग में, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि सवेरे से शाम तक बच्चे पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ। मुझे उस वक्त कोई प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे नहीं थे, बहुत कम सैलरी मिलती थी। इसी दौरान कुछ ऐसा चक्कर चला कि प्रदीप जा पहुंचे मुंबई। वो कहानी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि घर वाले प्रदीप की शादी के लिए परेशान थे। वो जानते थे कि प्रदीप को कोई लड़की आसानी से पसंद नहीं आएगी, फिर भी उन्होंने एक लड़की दिखा ही दी। ऐसे मुझे अच्छे लगते थे, उनको भी मैं शायद अच्छी लगी होंगी, पर मेरी माँ ने ऑफर रखा उनके पास कि भाई मेरी इच्छा है कि जो आप करो। तो उन्होंने एक सवाल मुझे कहा कि मैं आग हूँ, पानी बन के रहोगी तो मैं शादी करूँगा। तो अपन तो घबरा गए, हाँ बोल दिया। जोड़ी बन गई और अब लौटते हैं एक बार फिर बड़नगर।
वो जब बड़नगर आते थे तो सारा कस्बा उन्हें सर पे बिठाता था। हम दिखाते हैं प्रदीप की अपने कस्बे की एक ऐसी ही यात्रा। 17 साल पहले वो आए थे बड़नगर। राजनेताओं के स्वागत में लोगों को जुटते आपने देखा होगा। फिल्म स्टार्स के लिए उमड़ती भीड़ देखी होगी। शादी ब्याह के मौके पर थिरकते लोग देखे होंगे या धार्मिक जलसों पर शोभा यात्राएं देखी होंगी। लेकिन हमारा दावा है कि वतन पे मर मिटने का जज्बा पैदा कर देने वाले गीतकार के लिए लोगों की तरफ से ऐसा स्वागत कहीं न देखा होगा। ये मान सम्मान करोड़ों दिलों में सिर्फ और सिर्फ प्रदीप को हासिल है। करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। जिस भाग में मैं जन्मा फिरा, मेरा रोज रोज ये जानता है तुम भूल गए शायद माली, पर फूल तुम्हें पहचानता है। यूं तो प्रदीप के कुनबे में करोड़ों लोग हैं, लेकिन परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों ही मुंबई में रहती हैं। बड़ी बेटी सरगम और छोटी बेटी मितुल प्रदीप। दोनों के पास प्रदीप की यादों का अनमोल खजाना है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। सरगम के पति बचपन से ही प्रदीप के गीतों के दीवाने थे। पूरा खानदान प्रदीप को बापू कहता था। उस वक्त जागृति फिल्म आई थी, उसमें काफ़ी सारे गीत जो थे वो देश के लिए थे, देश की भक्ति के ऊपर। तो हम गुनगुनाते थे, सुनते थे, रिकॉर्ड बजाते थे। सही मायना मुझे मालूम नहीं था क्या है इसका। बहुत साल के बाद पता चला कि बापू ने जो लिखा है कितना सत्य है। उनकी जितनी भी रचनाएं है वो सब कालजयी है। आज देखो सब लागू हो रही है। छोटी बेटी मितुल एक संवेदनशील कलाकार हैं। बच्चों और हर उम्र की महिलाओं में कलात्मक रुचियों को जगाने में व्यस्त रहती हैं। आज भी उनके दिल में बापू प्रदीप धड़कते हैं। उनको हम बचपन से बापू बुलाते आए और आखिरी तक हमने बापू कहा और आज भी उनको हम लोग बापू ही कहते हैं। तो बापू का एक गीत कि उसमें एक लाइन आती थी कि फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। जैसे रेडियो पे वो गाना आएगा तो आसपास के कोई लोग, अरे प्रदीप जी का गाना आया, तो हमारे घर में भी वो रेडियो शुरू होता और वो गाना बजता। तो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।
और हम छोटे बच्चे वो गाना सुनते, और जब भी वो गाने में वो लाइन आती कि फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, तो मैं बरबस रोने लगती और किसी को नहीं समझ में आता कि ये क्यों रो रही है। प्यारे बापू के प्राण मतलब गांधी जी के प्राण, और वो प्यारे बापू मेरे लिए मेरे बापू। तो मैं समझती थी कि बापू रो रहे हैं, और तो क्यों रो रहे हैं, तो वो रो रहे हैं तो इसके लिए मैं भी रोती हूँ। तो ये एक मुझे सबसे पहले बापू के गीत के बारे में मुझे जब पता चला थोड़े बड़े होके कि ये प्यारे बापू के प्राण, मेरे बापू के प्राण नहीं रो रहे, लेकिन गांधी जी के बारे में उन्होंने ये लिखा था। राज्यसभा के सदस्य अविनाश पांडे ने वर्षों तक प्रदीप का भरपूर प्यार पाया, बेटे की तरह उनकी सेवा की और उनका आशीर्वाद पाया। अविनाश पांडे प्रदीप के नाम से एक फाउंडेशन संचालित कर रहे हैं। ये फाउंडेशन प्रदीप की रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उनके साथ जब मुझे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं विश्वास नहीं कर पाया कि इतना सरल और इतना सूझबूझ वाले व्यक्ति कवि प्रदीप जी होंगे। तब तो कवि प्रदीप के नाम से ही मैं उन्हें जानता था। बाद में इतने ज़्यादा अंतरंग हम हुए कि उन्होंने मुझे अपना मानस पुत्र के हैसियत से मुझे काफ़ी अपना अनुराग दिया, प्रेम दिया, बहुत विश्वास उनने दिया, और कई ऐसी लिबर्टीज़ दी कि जहाँ पर मैं उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए हमेशा मुझे लालसा होती थी, हमेशा इच्छा होती थी कि मैं उनसे मिलूं और विभिन्न विषयों पर बात करूं। इतनी चकाचौंध की दुनिया में और जिस व्यवसाय में वो थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए होने के बावजूद भी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक बहुत ही सरल, साधे लेकिन अत्यधिक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। अपने दैनंदिन जीवन में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। माता पिता प्रदीप पर गर्व करते थे। उनके गीतों को ग्रामोफोन पर सुनते और घर में जो भी आता उसे सुनाते। जब भी प्रदीप बड़नगर आते तो हर बार कोई ना कोई काला तवा लेकर आते और उसमें भरे गाने सुनाते। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी। हालांकि बड़नगर से प्रदीप के माता पिता की विदाई बड़ी तकलीफदेह थी। 76 साल तक साथ निभाने के बाद माता पिता का साथ छूट गया। एक रात असामाजिक तत्व घर में घुसे और दोनों की हत्या कर दी। इस हादसे के बाद सामान्य होने में प्रदीप को काफी समय लगा। जिंदगी में माता पिता दोबारा नहीं मिलते।